औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं बशीर अली, आपका मैथमेटिक्स टीचर। बेटा मैथ 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे कि 2026 में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि इन्हीं में से आपके पास बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अब चूंकि हमें पता है कि चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग पार्ट लाजमी आएगा 4 नंबर का, तो बेटा उसके लिए एक ये वीडियो तैयार की गई है जिसमें आपको तमाम थ्रू आउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो कि लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, साहिवाल, भावलपुर, डेरा गाजी खान, सरगोदा बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इनमें से ही इंशाल्लाह पेपर आपका आएगा। जी बेटा, एक्सरसाइज 1.1 आपको ना कि ये सिर्फ क्वेश्चन बताए जाएंगे बल्कि आपको ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करके भी दिए जाएंगे। तो 1.1 एक्सरसाइज में जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन जो है 1.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 6 पार्ट्स, 8 पार्ट और थर्ड पार्ट है। मैंने तरतीब से कुछ इस तरह से लिखे हैं ताकि हम उसको उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और जो सबके साथ एक मेथड के साथ सॉल्व हो सकता है हम उसको सॉल्व कर लें। तो बेटा ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट, 8 पार्ट और थर्ड पार्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि लाहौर बोर्ड में 2019 में आ चुका है, गुजरांवाला बोर्ड में 22 में आ चुका है, 18 में, डेरा गाजी खान में। तो इस तरह से साथ ये भी मेंशन किए गए ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन किस हद तक इंपॉर्टेंट हैं। तो बेटा मैं इसमें सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने बेटा इसको सॉल्व करना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। क्वेश्चन 6 पार्ट और 8 पार्ट में एक स्टेप कम था लेकिन फर्स्ट और थर्ड में एक स्टेप ज्यादा था, इसलिए मैंने थर्ड पार्ट को सॉल्व करना मुनासिब समझा है। लेकिन बेटा हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं और थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन हमने मेथड कौन सा बेटा यूज करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है। तो सबसे पहली बात ये होगी कि अगर आपके पास फर्ज करें कोई भी एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आपने सबसे पहला काम ये करना होता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट आ रहा होता है, बेशक कुछ भी आ रहा हो, वहां पे 1 बनाना है। और वहां पे 1 बनाने का मेथड क्या हो सकता है कि आप उस टर्म के साथ थ्रू आउट सबको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अगर इस एक्स स्क्वायर को मैं ए के साथ, इस टर्म को ए के साथ डिवाइड करता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स स्क्वायर बच जाएगा। कहने का मकसद ये है कि इस एक्स स्क्वायर की जगह पे, इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की जगह पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, जो कि 11 आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 11। यहाँ पे भी 11 डिवाइड करेगा, यहाँ पे भी 11 डिवाइड करेगा और फिर इसी तरह से 3 को भी 11 डिवाइड करेगा। तो बेटा आप देख सकते हैं कि ये डिवीजन के बाद आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। फर्दर दूसरी बात क्या होती है, फर्स्ट कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होना चाहिए कि यहाँ पे आपने क्या करना, क्या होता है कि जो कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट आ रहा है उसको डिवाइड करना है। यहाँ पे 11 था तो 11 के साथ डिवाइड किया। दूसरी बात ये होती है कि जब डिवाइड कर लें तो यहाँ पे एंड पे कांस्टेंट टर्म बचती है। ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं चाहिए होती, आप इसको उठा के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये इसकी दूसरी बात हो जाएगी कि आपने कांस्टेंट को साइड चेंज करनी है, आपने लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाना है। तो ये यहाँ पे चूंकि प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है जो भी करने जा रहे हैं। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है। जब कांस्टेंट उधर मूव कर जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट 1 बन चुका होगा तो फिर एक्स का कोएफिशिएंट देखा जाएगा। अब एक्स का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 34/11। आपने इसका साइन बेशक आप काउंट ना करें, आप 34/11 अलग से लिखें। आप 34/11 को बेसिकली डिवाइड कर रहे होंगे 2 के साथ, और जब इसको आप 2 के साथ बेटा डिवाइड करेंगे तो डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बन जाएगा। तो 2 1/2 बन चुका होगा। अब ये इसके साथ कैंसिल होगा तो क्या बन गया, 17/11। बेटा ये जो 17/11 आपके पास आएगा, इसका स्क्वायर आपने दोनों साइड पे ऐड कर देना है। ये तीसरी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट आपको नजर आ रहा होगा बेटा, आपने उसको 2 से डिवाइड करना है, या ये कह लें कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो भी एक्सप्रेशन बच जाएगा उसका स्क्वायर बेटा दोनों साइड पे हम ऐड कर देंगे। जब आप ये इस टर्म के साथ 17/11 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली राइट साइड पे भी आपने ऐड किया होगा। अब इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन होगी ये खासा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट है जी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पे हमारे पास जो असल में फॉर्मेट कुछ इस तरह का बना था, मैं उसको दोबारा लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास था -34/11 एक्स
और प्लस 17/11 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे था 17/11 होल का स्क्वायर माइनस 3/11। ये मैंने प्रीवियस जो लाइन है वो दोबारा लिख दी है। अब बेटा यहाँ पे आपने समझना क्या है, हम लोग एक फार्मूला पढ़ते होते हैं कि कहीं पे लिखा हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये इक्वल किसके होता है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। मैं इसको दूसरी तरफ से पढ़ता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस दोनों का 2 के साथ प्रोडक्ट। मतलब आपने अगर स्क्वायर, मेथड का नाम क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे मेथड का सॉरी इस टर्म का स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए, एक टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर उन दोनों टर्म्स का विदाउट पावर 2 के साथ प्रोडक्ट होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से दो स्क्वायर आ रहे हैं, एक बेटा एक्स का स्क्वायर आ रहा है, दूसरा 17/11 का स्क्वायर आ रहा है। अब इन दोनों स्क्वायर जिनके आ रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई होना चाहिए किसके साथ, 2 के साथ। अब उसको बनाने के लिए ये जो लिखा हुआ है आपके पास 34, इसको ब्रेक कर लें। इसको ब्रेक इस तरह से करें कि एक्सप्रेशन ये वाला बन जाए 17/11। तो आपने इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 17 किया तो वो 34 बन जाएगा। अब ये 2 जो है ये फार्मूले के तौर पे यूज हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 17/11 जो जिसका स्क्वायर आ रहा है, और ये एक्स का जाएगा। अगर इन तीनों टर्म्स को हम इसके साथ कंपेयर करके देखें, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फार्मूला पूरा हो रहा है। और अगर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस इस टर्म का होल स्क्वायर। अब इधर 17 का बेटा स्क्वायर था, तो 17 का स्क्वायर बेसिकली किसके इक्वल होता है, 17 का स्क्वायर 289, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3/11 एज इट इज। अब बेटा इन दोनों का करना है आपने एलसीएम। अब आप एलसीएम कैसे मालूम करेंगे, 121 और 11, ऐसा कोई नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो, तो वो जो नंबर है वो 11 ही होगा। 11 मल्टीप्लाई करेगा तो 121, और ये आ गया। फर्दर डिवाइड करेंगे 11 के साथ तो ये 1। अब इन तमाम टर्म्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 11 सा 121, तो बेटा इसका एलसीएम आ गया 121। अब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। वो जो आंसर 1 आएगा ऊपर वाली टर्म 289 के साथ मल्टीप्लाई करके एज इट इज आंसर दे देगा। उसके बाद जो एलसीएम 121 है उसको इस नीचे वाले के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड। तो जब 121 को 11 ने डिवाइड करना है तो आंसर क्या आएगा, 11। जो भी आंसर बेटा आएगा वो ऊपर वाले इस 3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 33। इसको माइनस किया तो ये आंसर बनेगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू बेसिकली किसकी चाहिए होती है बेटा, एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। अब एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए इसके ऊपर तो स्क्वायर आ रहा है, तो हमें ये स्क्वायर हटाना है, और स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बेटा आपने दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा। 256 बेसिकली क्या होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 256। तो आप कह सकते हैं 16 का स्क्वायर, सेम इसी तरह से 11 का भी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो कुछ एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ प्लस और माइनस आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे दो वैल्यूज बनेगी, एक प्लस के लिए एक्सप्रेशन और एक माइनस के लिए एक्सप्रेशन। हमें चूंकि एक्स की वैल्यू चाहिए, ये यहाँ पे नेगेटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद सिंप्लीफिकेशन और ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरी तरफ ये वाली यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ली हमने, ये नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफिकेशन, और ये आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा एंड पे सॉल्यूशन सेट में लाजमी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपका नंबर कट जाएगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें जो है वो आपको अलग से करके दिखाए जाएंगे। पहले इसमें लिखा 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां 8वां पार्ट, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चन सरगोदा बोर्ड में आ चुका है, भावलपुर में आ चुका है, फैसलाबाद में 2 दफा आ चुका है, और डेरा गाजी खां में भी आ चुका है। इसी तरह से 8वां पार्ट जो है ये साहिवाल बोर्ड में 2 दफा आ चुका है, डेरा गाजी खां में 2 दफा आ चुका है, और लाहौर बोर्ड में भी 1 दफा आ चुका है। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत के साथ अलग किए गए। अच्छा बेटा जी, अब हम अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा गया सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना। तो बेटा फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि हमें क्वेश्चन करना आसान हो जाए। फार्मूला के अंदर बेसिकली 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी, ए बी और सी। अब ए बी सी होता क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से लिए जाते हैं। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेटा होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। और साथ एक एमसीक्यू बताता चलूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कितनी टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं, 1 2 और 3। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होती हैं, जितनी उसकी बेटा हाईएस्ट पावर होती है उतने उसके रूट्स होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन, और दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर जो हमने प्रीवियस अभी डिस्कस भी किया, और तीसरा हमारे पास जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि अभी हम करने जा रहे हैं ये वाले क्वेश्चन में। अब बेटा इसमें दोनों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने की बात कर लेते हैं। तो मैं इसमें सॉल्व करूंगा 8वां पार्ट, 7th पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे,
और अगर आपको कहीं भी किसी किस्म की परेशानी बनती है तो कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है बेटा, वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो 8th पार्ट की स्टेटमेंट आप पहले देखेंगे, ये वाली मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी हुई, क्या लिखा हुआ है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? इसका मतलब है कि 2 जो है वो ऐड हो रहा है 1/3 में। अब जब दो एक्सप्रेशंस ऐड हो रहे होते हैं वो फ्रैक्शन में होते हैं तो एलसीएम लेना पड़ता है। इसका एलसीएम बेटा 3 आएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 1 और 7/3। या आप सादे लफ्जों में बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करें, इसको ऐड कर लें, 3 2 6 + 1 7, 7/3 आ जाएगा। अब अगर कोई एक्सप्रेशन आपके पास एक्सरसाइज 1.1 में भी क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, लेकिन उसमें शॉर्ट आता होता है लेकिन एक्सप्रेशन इसी तरह का बनता होता है, उसमें भी क्या करते होते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर आपके पास आ रहा है, ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है, ये जो डिनोमिनेटर आता है, ये चूंकि सेम नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो आप कहते हैं कि लीस्ट कॉमन ये खुद तो है ना, तो आप क्या कर रहे होते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एलसीएम बन जाता है। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाएगा। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब इसको क्या करना है आपने, ये जो आपके पास एलसीएम आया इसको हर एक के साथ क्या करें, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट टर्म के साथ अलग, सेकंड टर्म के साथ अलग, थर्ड टर्म के साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ कैंसिलेशन होगी, ये टर्म बेटा कैंसिल हो गई, 3 2 6x, 6x और x + 2 सेम आ गया। 2x के साथ बेटा 2x कैंसिल कर लें, बाकी बच गया 3x - 1 4 - x। उसके बाद 3 के साथ बेटा 3 कैंसिल कर लें, ये बचेगा आपके पास 7 2 14x, 14x ने x के साथ मल्टीप्लाई किया, 14x का स्क्वायर, और 14x ने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -14x। ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे बेटा डायरेक्टली की गई, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। उसके बाद बेटा ये 6x जो है x और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 6x ने x के साथ मल्टीप्लाई किया, 6x का स्क्वायर, 6x ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 12 और x। अब फर्दर मल्टीप्लीकेशन के लिए -3 को लिखा एज इट इज, x ने 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, x ने -x के साथ मल्टीप्लाई किया -x का स्क्वायर। अब -1 की बारी, -1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो -4, -1 ने -x के बेटा मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, +x हो गया। अब ये मल्टीप्लीकेशन हम पहले कर चुके हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं बेटा, ये -3 ने सबके साथ मल्टीप्लाई करना। याद रखिएगा जब भी कभी नेगेटिव नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई करता है तो उसकी हालत तब्दील कर देता है। हालत तब्दील से मुराद ये होता है अगर वो प्लस में पड़ा हुआ है तो उसको नेगेटिव कर देगा, अगर नेगेटिव में पड़ा हुआ तो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव, -3 ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो पहले नेगेटिव था, फिर क्या हो गया, पॉजिटिव, फिर इसने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव था तो क्या कर देगा, नेगेटिव। और थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन आप जानते हैं कि 3 ने कैसे कैसे किसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब तमाम ये वाली टर्म्स जो लेफ्ट साइड में पड़ी हुई है, राइट साइड में पड़ी है, इनको उठाएं और लेफ्ट साइड में लेकर आ जाए। सारा एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में आ चुका। अब आपने एक्स स्क्वायर वाले अलग करने हैं, एक्स वाले अलग करने हैं, कांस्टेंट अलग करने हैं, और उसके लिए आप क्या करेंगे जी, 6x स्क्वायर, और अब मैं थ्रू आउट एक्स स्क्वायर की बात करूंगा, और ये 3x स्क्वायर बेटा, इनको ऐड किया तो क्या बना, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर और -14x स्क्वायर, 9x स्क्वायर और -14x स्क्वायर। एक प्लस का एक माइनस का तो डेफिनेटली माइनस होंगे, और जब माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 5x का स्क्वायर, लेकिन बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव, तो ये -5x का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा बात करते हैं एक्स वाली टर्म्स की। अब एक्स वाली टर्म्स देखिएगा, ये दोनों सिमिलर हैं लेकिन डिफरेंट साइन के साथ हैं तो ये तो आपस में कैंसिल होगी। अब चलते जाएं जी, एक्स वाली टर्म को देखते हैं जी, मिलती है कोई, हाँ जी मिल गई, ये 14x है और ये -3x है तो आंसर 11x आ जाएगा। अब कांस्टेंट है, यहाँ से ढूंढना शुरू करें, ये आपके पास 12 आएगा और कोई कांस्टेंट नहीं है तो खाली। अब ये एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव आ रहा है तो ये थोड़ा ना तंग कर रहा होता है, जब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं ना, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ जब नेगेटिव आता है ना तो ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होता है। हम इसको पॉजिटिव करेंगे, तो बेटा इसको पॉजिटिव करने का तरीका ये होता है कि आप थ्रू आउट पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें। अब 0 के साथ भी माइनस ने मल्टीप्लाई करना तो उसकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, वो सेम रहेगा जैसा है। 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो उसको सारे के सारा बेड़ा गर्क कर देता है और उसको 0 बना देता है, और किसी के साथ ऐड हो तो इसके एडिशन से उसकी तबीयत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता है। खैर अब हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये सारे साइन चेंज, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये फॉर्म कौन सी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लेकिन इसके अंदर एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अगर फर्ज करें 0 हो भी जाता है तो क्या होगा, अगर ए 0 हो जाए तो ये एक्सप्रेशन यहाँ से हट जाएगा, बाकी बचेगा bx + c, और x की पावर 1 बच गई तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन, जिसकी पावर 1 होती है बेटा उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब कंपैरिजन करें, ये a, ये b -11, c -12। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इसको बेटा सॉल्व करें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो फार्मूला हमने पहले याद किया हुआ है, दोबारा फार्मूला की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी ये फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब गौर से समझना आपने, b की जगह पे -11, ये -11, b की जगह पे -11, ऊपर उसके स्क्वायर है, ये -4 एज इट इज आ गया, 4 एज इट इज। अब a की जगह पे 5, c की जगह पे -12, माइनस माइनस प्लस, 12 5 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया
240 और -11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। अब आगे चल के देखते हैं। x इज इक्वल टू 11, चूंकि नेगेटिव था तो उसको पॉजिटिव कर चुका, प्लस माइनस 121 240 मैंने पहले डिस्कस कर लिया ताकि अगले पेज पे जाते हुए आप लोगों को ये कंफ्यूज ना करे पॉइंट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 361 बनेगा। तो याद रखिएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल टू 361 और हम लिख सकते हैं 361 इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर। अब चूंकि 19 के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा होगा कुछ इस तरह से, तो वो इसको कैंसिल कर देगा, तो बाकी बच गया 19। अब प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे जो अभी हमने इसी वीडियो में हमने पहले सॉल्व किया, 2 प्लस और 1 प्लस के लिए अलग हो जाएगा, माइनस के लिए बेटा अलग हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 3 और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर रहा हूं और ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा 1.3 एक्सरसाइज में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिमिलर मेथड वाले जो है वो मैंने अलग कर दिए और इसके बाद भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो थोड़े से और किसी और मेथड से होने वाले हैं। अगर आप इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। 1 2 3 4 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने 5वां सॉल्व किया हुआ है। आप देख सकते हैं मुल्तान बोर्ड में आ चुका है, रावलपिंडी में, साहिवाल में, डेरा गाजी खां में, इसी तरह से लाहौर बोर्ड है, लाहौर बोर्ड में 2 दफा आ चुका है। तो कुछ इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये तमाम बोर्ड्स के बेटा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अलग कर दिए। आगे मूव करते बेटा, हम इसमें इन तमाम क्वेश्चन में आपने करना क्या, मैं सबका हिंट बता देता हूं। आपने एक पावर हाफ और दूसरी उसका डबल, ये पॉइंट आउट करनी है। हाफ पावर और डबल पावर, फर्ज करें एक पावर 1 है तो उसका डबल क्या होगा 2, एक पावर अगर -1 उसका डबल क्या होगा -2 होगा। कुछ इस तरह से आपने चलना है। हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक पावर 1/4 है तो इसका डबल क्या होगा, 1/8 तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा बेटा। डबल से मुराद ये है कि आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ये बेटा हाफ वैल्यू और ये उसका डबल वैल्यू है, ठीक है। ये एक का 2 हिस्सा और एक का चौथा हिस्सा। जब किसी एक चीज के 4 हिस्से करेंगे तो वो कम बनेंगे, किसी एक चीज के आप 2 हिस्से करेंगे तो वो ज्यादा बनेंगे। कुछ इस तरह से बेटा आपने किया इसको। अब फर्ज करें आपके पास यहां से लेकर यहां तक एक टोटल लेंथ है, आप इसके सिर्फ 2 पार्ट्स करते हैं तो आपके पास एक वैल्यू एक दूसरी वैल्यू। मैं कहता हूं कि सेम लेंथ है लेकिन इसके 4 हिस्से कर दें, 1 2, अब देखिए 4 हिस्से बन गए, 1 2 3 और 4। अब इसका कंपैरिजन करें इसके साथ तो बड़ा फर्क आ रहा है, इसका कंपैरिजन करें इसके साथ तो बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब ये 1/2 है और ये क्या है 1/4 आ रहा है। अब ये हाफ और ये उसका डबल हो जाएगा। अब बेटा आगे मूव करते हैं। इसमें आपने हाफ पावर को y का नाम देना है, तो एक्स स्क्वायर को y का नाम देंगे और अगर हम एक्स स्क्वायर को y का नाम देते हैं, कुछ लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया बेटा y स्क्वायर और ये बन जाएगा x⁴ इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होना है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें वही बात जो पहले मैं डिस्कस कर चुका, 1/2 1/4। अगर मैं लेट कर लूं x⁴ जो है ये y है, इसका मैं अगर स्क्वायर ले लेता हूं तो x⁴ का स्क्वायर लिया तो ये y का भी स्क्वायर बनेगा। अब ये बेटा इसको करेगा कैंसिल तो x पावर कितनी आ जाएगी 1/2 और ये आंसर आ जाएगा y स्क्वायर। तो इसका मतलब ये उसका डबल हो गया 1/4 का, एक y और एक y स्क्वायर बनेगा। हर क्वेश्चन में बेटा ऐसे होगा, एक y और एक y स्क्वायर। अब मैं अगर 1/3 की बात करूं तो 1/3 सिंगल वैल्यू आ रही है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या बनता है 2/3, तो ये डबल वैल्यू है, इसको y कहेंगे और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर। सेम ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर। यहां पे देखते हैं अभी 3x⁻² 8x⁻1। अब यहाँ पे आपने देखना है कि सिंगल पावर कौन सी आ रही है, x⁻1 आ रही है और उसका डबल बन रहा है। तो हमने जो सिंगल पावर हाफ पावर कह लें उसको आपने y, उस पूरी टर्म को y का नाम देना है और दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। हम लोग पढ़ चुके हैं किसी एक बेस के ऊपर पावर आती है, फिर होल के ऊपर पावर आती है, दोनों पावर्स आपस में बेटा क्या होती है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो m मल्टीप्लाई बाय n आ जाएगा। तो ये पावर ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x⁻² इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाए 3 एज इट इज, x⁻² की जगह बेटा क्या आ जाएगा y स्क्वायर, -8 एज इट इज x⁻1 की जगह क्या आ जाएगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर हैश का नाम दिया हुआ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, वो y के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो ये होगी 3y² - 8y + 5 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड बेटा कितने होते हैं, 3 मेथड होते हैं। फैक्टराइजेशन सबसे आसान और शॉर्टेस्ट मेथड होता है, तो हम फैक्टराइज करेंगे। पहली टर्म को आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो बेटा वो बनेगा 15y²। अब जो ये साथ कांस्टेंट आ रहा है इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 15 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ, 3 5 = 15, 5 1 = इन दोनों में से ऐसे दो नंबर अरेंज करें, इन दोनों में से बाजू का यहाँ पे 2 के बजाय और भी नंबर्स आ सकते हैं, तो उनमें से अरेंज करने हैं कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो बेटा 15 आ जाए, उन दोनों को आपस में प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाले टर्म आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे एक 5y ले लूं और एक -3y ले लूं और दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं तो +15y² आ रहा है।
-5y और -3y को आपस में बेटा ऐड कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस होके 8y हो जाएगा, और चूंकि बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो -8y बन गया। अब कौन से दो नंबर हमने बेटा अरेंज किए, -5y और -3y, तो आपने -8 की जगह पे उनको स्प्लिट कर देना, ब्रेक करके लिख देना। जब आप इसको लिख लेंगे बेटा तो आप देखेंगे पहली दो टर्म में कुछ सिमिलर आ रहा है, 3 और 3 दोनों में से 3 को बाहर खींच लेंगे, y और y दोनों में, तो y भी यहाँ से हमने बाहर कॉमन लेना है, खींचने से रात कॉमन लेना है। तो जब 3 और y कॉमन ले ले तो बाकी यहाँ पे y की पावर 2 थी तो एक y बन जाएगा, 3 और y कॉमन ले चुके बाकी 1। याद रखिएगा जो चीज कॉमन लेते हैं वो डिवाइड कर लेते हैं। अगर कहीं पे लिखा ना x² प्लस एक्स वाई, मैं आपसे कहता हूँ इसमें से बेटा x कॉमन ले लें, जब आप ये वाला x कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप x² को x के साथ डिवाइड कर रहे हैं, जो कॉमन ले रहे हैं वही डिवाइड कर रहे हैं, x y के साथ भी x डिवाइड करें, जो कॉमन ले रहे हैं वही डिवाइड हो रहा है, इसको काटेगा इसके साथ तो x इंटू एक्स प्लस ये इसके साथ तो y, देख लें x कॉमन ले लिया तो बाकी x प्लस y बचेगा। बेसिक रूल बेटा ये होता है, जो चीज कॉमन ले रहे हैं वो बेसिकली डिवाइड हो रही होती है, तो 3y डिवाइड करके 1 बचेगा, दोनों में से -5 कॉमन ले लेते तो -5 दोनों को डिवाइड करके ये। अब याद रखें ये एक एक्सप्रेशन ये दूसरा एक्सप्रेशन दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, लेकिन दोनों में दो सिमिलर टर्म्स आ रही हैं, ये दोनों सिमिलर टर्म्स को हम कॉमन ले लेते हैं। जब बेटा इनको कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा आपके पास y-1 तो कॉमन आ गया, 3y-5 इक्वल 0। और जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि फर्स्ट टर्म 0 होगी या फिर सेकंड टर्म 0। बाद का ऐसे भी होता है फर्स्ट टर्म भी 0 हो जाती है और सेकंड टर्म भी 0 हो जाती है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि x मल्टीप्लाई बाय y का आंसर 0 आ गया तो बताओ x कैसा होगा, हमें नहीं पता। अगर x मैं कहता हूं कि 0 नहीं है तो अंडरस्टूड है y 0 होगा तो मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है कि x ना भी हो तो y क्या हो सकता है 0, या ये हो सकता है मैं कहता हूं y तो भाई है ही नहीं 0, फिर आप कहेंगे कि भाई पक्की बात है x 0 होगा। अगर मैं कह दूं कि दोनों जो है ना मुझे नहीं पता कैसे नंबर है तो आप कह सकते हैं x भी 0 हो सकता है y भी 0, जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। यहां से y की वैल्यू बेटा क्या बनेगी 1, यहां से y की वैल्यू बनेगी 5/3, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे एक्चुअल क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी उसके अंदर जो वेरिएबल बेटा यूज हो रहा था वो कौन सा था, x वेरिएबल था। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो हमने जो आंसर निकाला है ये आंसर किसका है, ये y का, हमारी रिक्वायरमेंट में x है। अब वापस जाएंगे और वापस जाके आप इक्वेशन नंबर हैश को देखेंगे, इक्वेशन हैश में हमने y की वैल्यू बनाई हुई है, y इज इक्वल टू एक्स पावर -1, तो बेटा यहाँ पे आपको y नजर आ रहा है वहां पे आप x पावर -1 लगा देंगे, जहां पे y वहां पे x पावर -1। अच्छा जी, अब ये x पावर -1 है, हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक बेस है उसके ऊपर कोई नेगेटिव पावर है, जैसे ही ये अपना डिनोमिनेटर में जाएगी तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो x पावर -1 जैसे ही डिनोमिनेटर में जाएगा उसकी पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी, 1/x इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस टर्म को रेसिप्रोकल करूंगा तो अंडरस्टूड है ये टर्म भी रेसिप्रोकल होगी, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 नहीं होता है। उसके बाद आगे मूव करते हैं, 3y-5 से आपने y की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू पुट की y x पावर -1, सेम वही कॉन्सेप्ट, नेगेटिव पावर है बटे में आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये 1/x है, हमें तो वैल्यू x की चाहिए, जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये 3/5 बन जाएगा। ये हमारे पास इस तरह से आपने सोल्यूशन सेट में लिखना है, अगर सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपका नंबर कट जाएगा। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 2x² + 1। मैंने कहा था कि मैंने ये क्वेश्चन अलग कर दिए, पहले वाले क्वेश्चन अलग किए और ये वाले अलग किए क्योंकि ये सिमिलर मेथड से होने वाले हैं और पहले वाले क्वेश्चन सिमिलर मेथड से होने वाले थे। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 2018 में आ चुका था इसलिए मैंने लिख दिया। 8 क्वेश्चन 3 दफा आ चुका है, इसके बाद 9वां क्वेश्चन 1 2 3 4 दफा रिपीट हो चुका है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। मैं 9वां क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये टर्म हो और ये टर्म हो तो है एक तरह से, लेकिन एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, फ्लिप हो रहे हैं एक दूसरे के साथ ना। तो इनमें से एक को अगर y कहेंगे तो अंडरस्टूड है, प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि ये अगर y है इसका उल्टा करेंगे तो वो 1/y बन जाएगा। अब इक्वेशन का नाम 1 है, लेकिन जो सपोज किया उसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब वापस क्वेश्चन में आ जाए, हम इसको क्या नाम दे चुके बेटा y माइनस, इसको क्या नाम दे चुके उसका उल्टा हो गया ना, तो 1/y 7/12। अब ये एक्सप्रेशन आ गया। अब फिर से वही बात कि जब कुछ फ्रैक्शन में लिखा हो प्लस माइनस हो रहा है तो एलसीएम से कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना पड़ता है। y और 12 का एलसीएम क्या होगा 12y, दोनों तरफ आप 12y के साथ बेटा क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जब 12y यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 12y यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 12y यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेगा, आप देख सकते हैं 12y मल्टीप्लाई बाय y तो 12y का स्क्वायर, y के साथ बेटा y कैंसिल -12, 12 के साथ 12 कैंसिल तो ये 7y को उठा के उस साइड पे लेकर आए तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब फिर वही बात 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये बनता है 144 लेकिन नेगेटिव। अब 144 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 36 और 2 18। अब आपने क्या करना है इसके फैक्टराइजेशन कर लें, ये 9 हो जाएगा और ये 3 3s are 9। इनमें से कुछ नंबर अरेंज करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाए माइनस का, और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो -7 आ जाए।
तो ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं? अगर मैं इन तीनों को इकट्ठा कर लेता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अगर इन दोनों को अरेंज कर लिया जाए, अब इससे 18 और 8 को मल्टीप्लाई करने से 144 तो बन रहा है, लेकिन इन दोनों को माइनस करने से 10 बन रहा है। हमें क्या चाहिए? 7। तो नहीं सूटेबल। इन चार को मिलाएं। अगर इनमें चारों को मिलाता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9। अगर मैं 16 और 9 को आपस में माइनस करता हूँ, 7 बन रहा है, लेकिन साइन कुछ इस तरह के रखें कि -7 बने। तो साइन कैसे चेंज किए जाएंगे बेटा? इसका नेगेटिव कर दें, इसका पॉजिटिव कर दें। यहाँ पे y, यहाँ पे y। मल्टीप्लाई करने से ये नेगेटिव भी आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब -16y और 9 अरेंज किया आपने। इन दोनों में बेटा कॉमन क्या लेंगे आप? 4y। 4 3 जा 12, 3 आएगा। एक y कॉमन, तो एक y बच गया। 4 4 जा 16, तो बाकी 4y तो कॉमन ले लिया। 9y -12 में से बेटा आपने 3 कॉमन लिया। 3 3 जा 9, y -3 4 जा 12। अब फिर वही बात, जब दो एक्सप्रेशन आपस में उनमें से सेम टर्म्स आ रही हैं और आपस में प्लस हो रहे हैं, वो जो सिमिलर टर्म दोनों में आ रही है उसको कॉमन ले लें। बाकी बचेगा ये वाला 4y + 3 = 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट बेटा 0 होने का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म भी 0 है और सेकंड टर्म भी 0 है। अब दोनों आपने y की वैल्यूज निकाल लेनी, इधर से भी y की वैल्यू निकालनी और यहाँ से भी आपने y की वैल्यू निकालनी है। मैंने एक वैल्यू सॉल्व की, दूसरी आप लोगों की असाइनमेंट होगी। अब y की वैल्यू आएगी यहाँ पे 4/3। अब इक्वेशन नंबर 2 में चले जाते हैं बेटा। इक्वेशन नंबर 2 ये थी कि y किसके इक्वल है? x - a / x + a। बेटा y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी और ये 4/3 के इक्वल आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 3x - 3a। ये टर्म उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई करेगी तो 4x + 4a। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ये 3x इधर आके 4x में से क्या हो गया? -4a। हमें x के साथ नहीं चाहिए, हमें इसकी वैल्यू अलग करनी है, तो 4a इधर आके 3a के साथ नेगेटिव हो जाएगा। -7a = x। मैंने सोल्यूशन सेट में लिख दिया, लेकिन जब आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी साथ आपने ऐड करना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। इसमें मैंने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट नहीं लिखी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 रेडिकल इक्वेशन है सारी। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 4 टाइम रिपीट हुआ है, 2 4 टाइम रिपीट हुआ, 3 6 टाइम और 4 8 टाइम्स। तो मैंने 8 टाइम्स जो आया ना उसको हमने सॉल्व कर दिया। 3x + 10। याद रखिएगा बेटा, रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके दो तरह के रूट्स हो सकते हैं। एक होते हैं एग्जैक्ट रूट, ये मैं पहले डिस्कस कर लूं ताकि एंड पे आपको मसला ना बने, और एक होता है एक्सट्रेनियस रूट। अब एक्सट्रेनियस रूट को अगर मैं जस्ट वर्ड एक्स्ट्रा लिख लूं ना तो और चीज क्लियर हो जाती है। एक्स्ट्रा क्या होता है? फालतू, या आप कह लें इजाफी। जो इससे तो जनरेट हो लेकिन वो उसको फॉलो ना कर रहा हो तो उसको हम एक्स्ट्रा रूट कहेंगे, एक्सट्रेनियस रूट। जो इससे जनरेट हो और इसको सेटिस्फाई भी कर रहा हो तो उसको हम बोलेंगे एग्जैक्ट रूट। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम बेटा आपने ये करना है कि ये जो नेगेटिव एक्स है इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। अब स्क्वायर रूट खत्म करना ताकि एक्स की वैल्यू फाइंड की जा सके, तो दोनों साइड पे आपने क्या करना है? स्क्वायर ले लेना है। जब बेटा आप इसका स्क्वायर लेंगे तो 3x + 100 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा। x + 4 का स्क्वायर किस फार्मूले से? a + b होल का स्क्वायर। यकीनन आपको आता होगा क्योंकि तीसरी क्लास से तो आप ये फार्मूला बेटा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो a² + 2ab + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 4 2 जा 8x। तमाम वैल्यूज को उठाएं, दूसरी तरफ लेकर जाएं। कोशिश करें कि जो कम वैल्यूज होती है उनको रिमूव किया करें, दूसरी साइड पे जाके आप उसको चेंज किया करें, वरना जो ज्यादा टर्म्स है उनको एज इट इज रहने दें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है? ये हमारे पास होती है बेटा क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड फिर से वही बता रहा हूँ, 3 मेथड होते हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 84 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 5 आना चाहिए। तो 12x - 7x। बेटा x इसमें से कॉमन लें, x + 12 -7 कॉमन लेंगे तो x + 12 बच जाएगा। ये टर्म और बेटा ये टर्म दोनों में सेम आ रही है, दोनों में से कॉमन ले लें, बाकी x - 7 बच जाएगा। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब होता है फर्स्ट टर्म भी 0 हो सकती है और दूसरी टर्म भी 0 हो सकती है। अब ये दो वैल्यूज आई हैं बेटा, आपने इन दोनों को चेक करना है कि इनमें से ट्रू कौन सी है, फॉल्स कौन सी है, दोनों में से सेटिस्फाई कौन सी करिए। तो 1 बाय 1 चेक करेंगे इसको। -12 पुट किया आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, जहां पे x आएगा वहां पे -12, तो 12 3 36 हो जाएगा, ये वाला माइनस एज इट इज। 100 में से 36 को माइनस करेंगे 64 आ जाएगा और यहाँ पे साथ साथ आपके पास क्या चल रहा होगा? ये माइनस माइनस क्या हो चुका? ये आपके पास प्लस हो चुका। और 12 और 8 को अगर आप प्लस करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? 20 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उसको इक्वल नहीं आ रहा, फॉल्स है। तो इसका मतलब जो हमने -12 है वो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बनाना। उस दूसरी बात, अब हम इसमें बेटा क्या पुट करेंगे? x = 7। जहां पे x था वहां पे 7, 7 3 21, 100 ऐड किया 121, 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 11। 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, तो आंसर ट्रू आ गया। कौन सी वैल्यू पे ये ट्रू आंसर आया? 7 पे। तो इसका मतलब 7 इसका क्या होगा? एग्जैक्ट रूट होगा।
सोल्यूशन सेट में भी सिर्फ उसी को लिखा जाएगा। जो एग्जैक्ट रूट नहीं होगा उसके अलावा जो भी बचेगा वो एक्सट्रेनियस रूट होगा और उसको आप अलग से लिखेंगे, उसको सोल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिखा जाएगा। बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 1 जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए गए। फर्दर अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अगले लेक्चर में बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और उसके तमाम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।